अखिलेश यादव ने पहले से ही एक प्लान बी बना कर रखा था और बी प्लान को उन्होंने ए में कन्वर्ट कर दिया और इन दो बयानों का ऐसा असर हुआ, पहले फेज में ऐसा असर हुआ कि सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कैसे उन्हें एसटीएस का टिकट काटा, कैसे रुचि बिरा को उन्होंने सामने लाया, ठीक उसी तरह से वही खेल वो पूरे यूपी में करते रहे और बीजेपी समझती रहे कि अखिलेश कन्फ्यूज हैं, लेकिन अखिलेश ने योगी और मोदी की जोड़ी को कन्फ्यूज कर दिया कि एक थी कांग्रेस से अब कांग्रेस जिंदा हो गई है। एक राम अरुण गोविल जिन्होंने राम की भूमिका निभाई, पूरे देश में विख्यात हुए और आज भी उनका सम्मान बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वो मेरठ में चुनाव लड़ने उतरे तो उनको समझ में नहीं आया नए खिलाड़ी के क्या बोलना है। लेकिन उनको हम क्षमा कर दें तो लल्लू सिंह को क्षमा करना कहीं से भी उचित नहीं है। लल्लू सिंह ने वो नादानी की जिससे यूपी में बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ। 400 का नारा जो है बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया। आपको याद दूं कि जेटली ने कहा था कभी भी आप अपने काम पर वोट नहीं मांग सकते, काम पर वोट मिलता भी नहीं है, आपको नए मुद्दे सेट करने पड़ेंगे, नई आकांक्षाएं जगाने। 17 में सपा का नारा था काम बोलता है, उसी पर अरुण जेटली ने ये टिप्पणी की थी कि काम बोलता है, इस पर आप जाएंगे तो आपको लोग वोट नहीं देंगे। और मेन वक्त पर हर नॉमिनेशन के 2 घंटे पहले उन्होंने अपना कैंडिडेट बदला और वो कैंडिडेट दिया जो ओबीसी से जुड़े थे। उन्हें 5 लाख वोट मिले हैं। आज पूरा देश यूपी में और ख़ास करके अयोध्या वासियों को कोस रहा है, थू थू कर रहा है, तो वो ये भूल जा रहा है कि अयोध्या से 5 लाख वोट लल्लू सिंह को मिले हैं। वो महज 50,000 वोट से हारे हैं और वो भी तब जब बीएसपी का प्रत्याशी एक ब्राह्मण बिरादरी का व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है। उसको बीएसपी को करीब 50,000 के वोट मिले हैं कि केवल अपने परिवार के 5 लोगों को ही 5 सीटों पर दिया और बाकी सीटों पर कहीं उन्होंने यादव नहीं उतारा। उन्होंने ऐसे सोशल इंजीनियरिंग की कि कहीं कुशवाहा, कहीं चौहान, कहीं पासी, कहीं निषाद और कहीं साक, इस तरह की उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए, अपने प्रत्याशी बनाए। और जो ही पहले फेज का चुनाव हुआ और 10% वोटिंग गिरी, विपक्ष की बांछें खिल गई। विपक्ष समझ गया कि मोदी समर्थक, मोदी वोटर घर से बाहर नहीं निकले हैं और वो सोए 400 पार कर रहे हैं। संसदीय क्षेत्रों में जहां कुशवाहा ज़्यादा है तो कुशवाहा, साक के ज़्यादा है तो साक, निषाद है तो निषाद और चौहान है तो चौहान, उनको उन्होंने टिकट दिया और आलम आपके सामने है, उसका परिणाम आपके सामने है। अयोध्यावासी क्षमा करने के योग्य नहीं है। जिस तरह से विकास हुआ, जिस तरह से पूरा चरित्र बदल गया, पूरा स्ट्रक्चर बदल गया अयोध्या का, आपने देखा कितना खूबसूरत बन गया अयोध्या। वहाँ तोड़फोड़ हुआ और पूरे देश ने देखा कि अयोध्या कैसे एक आधुनिक शहर बस गया है। लेकिन जिस तरह से वहाँ तोड़फोड़ हुई, अतिक्रमण हटाया गया, उसका एक असर ये भी माना जा रहा है कि वहाँ के जो दुकानदार थे, जो वहाँ के निवासी थे, वो इससे नाराज़ थे। हालांकि उन्हें मुँह मांगा मुआवजा मिला कि एक थी कांग्रेस से अब कांग्रेस जिंदा हो गई है। एक राम की बात करता हूँ मैं अरुण गोविल की और दूसरे राम की बात करता हूँ मैं लल्लू सिंह की। एक मेरठ से हैं अरुण गोविल और दूसरे लल्लू सिंह हैं अयोध्या से। अरुण गोविल चूँकि नौसिखिए थे और उनके सामने जब पत्रकारों ने पूछा कि मोदी जी 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं, तो उनके मन में आया होगा कि शायद संविधान में बदलाव हो, इसके लिए मांग रहे हों। 10 साल से उनके सर पर बहुत बड़ा बोझ था और वो आलोचना करते थे लेकिन दाएं बाएं करते थे। अब उनको फ्रंट पे सामने आकर हमला करने का मौका मिल गया है। ममता के लिए बढ़ चढ़कर वोटिंग हो रही है और वो भी तब जब सीए लागू हो गया है और पश्चिम बंगाल के रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को और मोदी विरोधियों को ये डर है कि जहां मोदी आए इस बार सबसे पहले गाज गिरेगी पश्चिम बंगाल में। एक तरफ बीजेपी 400 उसी पश्चिम बंगाल के सहारे थी, लेकिन सारी उसकी आशाओं पर तुषारापात हो गया। हर व्यक्ति, मजदूर से लेकर के मालिक तक या मजदूर से लेकर संपन्न व्यक्ति तक केवल मोदी मोदी बोलता था। जिसके सामने माइक ले जाओ, कौन आएगा? मोदी। देश में छवि और विदेश में छवि की बात की जाती थी। अखिलेश ने पहले से सोच रखा था कि हमें मेन वक्त पर किसे टिकट देना है और किसे अपना प्रत्याशी बनाना है। ये कहा जाता था कि यूपी में यादव परिवार सर पर गमछा बांध करके लाठी लेके जाता है और दलितों को धमकाता है। दलितों को इतनी एलर्जी थी यादव परिवार से कि कभी वोट नहीं देते थे। आप याद करिए 2019 को जब मायावती और सपा एक साथ हुए थे तो दलितों का वोट सपा में कन्वर्ट नहीं हुआ था। सपा का वोट जो है, यादवों को वोट मायावती कैंडिडेट को तो मिला, लेकिन मायावती के जो वोटर थे, जो दलित थे, वो समाजवादी को वोट नहीं दिए और इसका परिणाम था कि 10 सीटों पर बीएसपी और 5 सीट पर सपा सिमट गई थी।
नमस्कार, मैं हूं केस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और पूरी तरह आपके सामने हैं। आपने भी उस पर डीप स्टडी की होगी, गहन अध्ययन किया होगा कि आखिर उसके परिणाम किस तरह के रहे और क्या इशारा करते हैं। मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने हैट्रिक लगाई है। बावजूद इसके जो आलोचक हैं मोदी के, वो मोदी की नैतिक हार मान रहे हैं और हर व्यक्ति यह विश्लेषण कर रहा है कि आखिर मोदी सरकार को 272, खास करके बीजेपी को 272 सीटें क्यों नहीं मिली। बहुत सारे मोदी विरोधी हैं, वो इस समय उछल रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि इस बार मोदी डिफीट हो गए। 10 साल से उनके सर पर बहुत बड़ा बोझ था और वो आलोचना करते थे लेकिन दाएं बाएं करते थे। अब उनको फ्रंट पे सामने आकर हमला करने का मौका मिल गया है। आज हम बात करने आए हैं कि राम ने राम को कैसे हराया और क्यों हराया। इसका सारा समीकरण आपको हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले बीजेपी को जो नुकसान हुआ है अन्य राज्यों में उसकी चर्चा करें तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल में, जहां बीजेपी को 18 से घट करके 10 सीटें मिली हैं। शायद बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में इस तरह के रिजल्ट आएंगे। माना जा रहा था या मोदी गवर्नमेंट या मोदी सोच रहे थे कि उन्हें पश्चिम बंगाल से काफ़ी फायदा होगा और उनकी सीटें 18 से बढ़ करके 30 तक जाएंगी। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई पश्चिम बंगाल में, आपने देखा होगा कि देश के कई राज्यों में 60 से 65% मतदान हुए गर्मी के सीजन में, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में 75% से अधिक लोगों ने वोट डाले। ये साफ इशारा कर रहा था कि ये प्रो इनकम्बेंसी है और ममता के लिए बढ़ चढ़ कर वोटिंग हो रही है, और वो भी तब जब सीए लागू हो गया है और पश्चिम बंगाल के रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को और मोदी विरोधियों को ये डर है कि जहां मोदी आए इस बार सबसे पहले गाज गिरेगी पश्चिम बंगाल में। हालांकि कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं कैसे पश्चिम बंगाल में है, लेकिन सीए का डर ऐसा था ममता बनर्जी और रोहिंग्याओं में, घुसपैठियों में और ख़ास करके मुस्लिम वर्ग में कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 75% मतदान हुआ। आलम ये रहा कि बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। एक तरफ बीजेपी 400 उसी पश्चिम बंगाल के सहारे थी, लेकिन सारे उसकी आशाओं पर तुषारापात हो गया। अब हम आते हैं जिस मुद्दे के लिए आपके सामने बैठे हैं उसका विश्लेषण करने चलते हैं, और वो मुद्दा ये है कि राम ने राम को हरा दिया। आप अब साफ हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर नहीं हुआ है फिर भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से राम ने राम को ही हरा दिया। एक राम की बात करता हूं मैं अरुण गोविल की, और दूसरे राम की बात करता हूं मैं लल्लू सिंह की। एक मेरठ से हैं अरुण गोविल और दूसरे लल्लू सिंह हैं अयोध्या से। आपने देखा होगा जब पहले फेज का मतदान हो रहा था उसी दौरान 2 बयान ये आए थे, लल्लू सिंह का और अरुण गोविल का। हालांकि लल्लू सिंह मजे हुए खिलाड़ी हैं, फिर भी वो गलती कर बैठे और ऐसी गलती की कि पूरा यूपी उन्होंने नाश कर दिया। दूसरे खिलाड़ी थे नए नए आए राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल। अरुण गोविल चूंकि नौसिखिए थे और उनके सामने जब पत्रकारों ने पूछा कि मोदी जी 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं, तो उनके मन में आया होगा कि शायद संविधान में बदलाव हो, इसके लिए मांग रहे हों, जबकि ऐसी कहीं बात नहीं थी। और जब 400 की बात आई तो लोगों के मन में शंका होने लगी खास करके, और ये शंका अरुण गोविल तक पहुंची। उन्होंने अनमने ढंग से बोल दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है और नई चीज़ें लानी हैं। और इन 2 बयानों का ऐसा असर हुआ, पहले फेज में ऐसा असर हुआ कि सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, और उसका परिणाम आपके सामने है। एक राम अरुण गोविल जिन्होंने राम की भूमिका निभाई, पूरे देश में विख्यात हुए और आज भी उनका सम्मान बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वो मेरठ में चुनाव लड़ने उतरे तो उनको समझ में नहीं आया नए नए खिलाड़ी के क्या बोलना है। लेकिन उनको हम क्षमा कर दें तो लल्लू सिंह को क्षमा करना कहीं से भी उचित नहीं है। लल्लू सिंह ने वो नादानी की जिससे यूपी में बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ। लल्लू सिंह अयोध्या से बीजेपी के प्रत्याशी रहे, उन्हें 5 लाख वोट मिले हैं। आज पूरा देश यूपी में और ख़ास करके अयोध्या वासियों को कोस रहा है, थू थू कर रहा है, तो वो ये भूल जा रहा है कि अयोध्या से 5 लाख वोट लल्लू सिंह को मिले हैं।
वो महज 50,000 वोट से हारे हैं, और वो भी तब जब बीएसपी का प्रत्याशी एक ब्राह्मण बिरादरी का व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है। उसको बीएसपी को करीब करीब 50,000 के वोट मिले हैं। अगर वो 50,000 वोट बीजेपी को मिले होते तो शायद बीजेपी वहाँ से जीत जाती, लेकिन मायावती ने भी ब्राह्मण बिरादरी के एक व्यक्ति को उठाया और वहाँ पर प्रत्याशी बनाया, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद अयोध्यावासी क्षमा करने के योग्य नहीं है। जिस तरह से विकास हुआ, जिस तरह से पूरा चरित्र बदल गया, पूरा स्ट्रक्चर बदल गया अयोध्या का, आपने देखा कितना खूबसूरत बन गया अयोध्या। वहाँ तोड़फोड़ हुआ और पूरे देश ने देखा कि अयोध्या कैसे एक आधुनिक शहर बस गया है। लेकिन जिस तरह से वहाँ तोड़फोड़ हुई, अतिक्रमण हटाया गया, उसका एक असर ये भी माना जा रहा है कि वहाँ के जो दुकानदार थे, जो वहाँ के निवासी थे, वो इससे नाराज़ थे। हालांकि उन्हें मुँह मांगा मुआवजा मिला, बावजूद इसके वो मोदी सरकार और योगी के खिलाफ गुस्से में थे। आज उन्हें लाभ मिल रहा है, 5 महीने से वो लाभ ले रहे हैं, फिर भी वो उन्हें शर्म नहीं आई और उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। 5 लाख वोट तो दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, 5.5 लाख लोगों ने नकारा भी है मोदी सरकार को। तो 2 लोग ऐसे रहे जिन्होंने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया, उनमें अरुण गोविल और ख़ास करके लल्लू सिंह। आपने देखा कैसे बीजेपी को अयोध्या से हार हुई और इसका परिणाम हुआ कि ऐसा काला धब्बा लगा कि हर तरफ अयोध्या की ही चर्चा हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर है, अयोध्या के लल्लू सिंह हैं और राम की भूमिका अदा करने वाले अरुण गोविल हैं। इन दोनों ने मिलकर के, लल्लू सिंह ने और अरुण गोविल ने मिलकर के एक ऐसे राम को हराया। हम चूँकि राम मोदी को नहीं कह सकते, उनसे तुलना भी नहीं कर सकते, लेकिन एक सांकेतिक नाम है, राम मोदी की बात कर रहे हैं। तो मोदी को इन दोनों ने मिलकर के 2 राम की जगह एक अरुण गोविल, राम की नगरी में बसने वाले लल्लू सिंह ने, इन दोनों ने मिलकर के मोदी रूपी राम को हरा दिया है। और आज आलम यह है कि चाहे सपा हो या कांग्रेस उछल रहे हैं, और वो राहुल गांधी जिन्हें कभी पप्पू कहा जाता था, आज भी वो बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन वो संविधान की किताब उठा करके हवा में ऐसे उछाले हर जगह, हर रैली में, हर प्रेस वार्ता में, कि वो लोगों के मानस पर ऐसे पड़ा कि उसने बीजेपी की सीटों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया जो प्राण प्रतिष्ठा के पहले सपा गठबंधन, इंडिया गठबंधन मृत प्राय हो गया था। वो उसने ऐसा मुद्दा उछाला, ऐसा अफवाह फैलाया, ऐसी अफवाह फैलाई संविधान की और आरक्षण बदलने की कि दलितों तक पहुंच गई ये बात। और उसका असर आप देख सकते हैं कैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है। बीजेपी को ऐसा झटका लगा है कि शायद बीजेपी कभी सोच नहीं सकती, और इससे उबरने में बीजेपी को बहुत वक्त लगेगा। खास करके यूपी के विधानसभा चुनाव में योगी जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो दाग लगा है, ये धब्बा लगा है, उसे धोने में योगी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और ख़ास करके मोदी को भी। हालांकि मुझे जहां तक लगता है, जिस तरह से बीजेपी काम करती है, बीजेपी इसका बदला जरूर लेगी। बीजेपी के मन में एक टिस जरूर है कि उसके जिंदा रहते हुए कैसे कांग्रेस जिंदा हो गई। आपने सुना होगा कि कैसे एक नारा लगाया जाता था कि एक थी कांग्रेस से अब कांग्रेस जिंदा हो गई है, और वो वजह रही है यूपी की। और उसका मुख्य कारण रहा है यूपी, जहां पर कांग्रेस ने सपा के साथ समझौता करके 6 सीटें लाई हैं। जहां कांग्रेस पूरी तरह से मर गई थी, मरासन मुद्रा में थी, उसे संजीवनी मिल गई है, और उसे संजीवनी दिया है अखिलेश ने। और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर आता है, और जब कांग्रेस यूपी में सफल हो गई तो धीरे धीरे वो वहाँ पे घुसपैठ करेगी। हालांकि 2009 में कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, लेकिन 2014 में उसकी हाल आपने देखा होगा। तो कहीं कुछ अस्थायी नहीं है कि जिसकी वजह से कांग्रेस हमेशा यूपी में जीवित रहेगी और हमेशा मरी रहेगी। हो सकता है कि अगले चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से सिमट जाए, 0 पर आ जाए। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और इससे बढ़ जाए, लेकिन कांग्रेस के बढ़ने की संभावनाएं कम लग रही हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होगा और बीजेपी निश्चित रूप से अपने पुराने समीकरण पर काम करेगी और जान लड़ा देगी, ताकि सपा को और कांग्रेस को वो फलने फूलने उत्तर प्रदेश में न दे। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अखिलेश ने मेन वक्त पे नॉमिनेशन के 2 घंटे पहले अपने कैंडिडेट को बदला, उसने बीजेपी को धराशायी कर दिया। अखिलेश यादव ने पहले से ही एक प्लान बी बना कर रखा था, और बी प्लान को उन्होंने ए में कन्वर्ट कर दिया।
उनका मानना था जिस तरह से अखिलेश ने टिकट बांटे उससे साफ है कि अखिलेश ने पहले से सोच रखा था कि हमें मेन वक्त पर किसे टिकट देना है और किसे अपना प्रत्याशी बनाना है। हालांकि उन्होंने बहुत दिन पहले ही जो छद्म प्रत्याशी थे उनको उन्होंने मैदान उतार दिया, जैसे एसटी हसन थे, आपने देखा होगा मुरादाबाद में कैसे उन्हें एसटी हसन का टिकट काटा, कैसे रुचि बिरा को उन्होंने सामने लाया। ठीक उसी तरह से वही खेल वो पूरे यूपी में करते रहे और बीजेपी समझती रहे कि अखिलेश कंफ्यूज हैं, लेकिन अखिलेश ने योगी और मोदी की जोड़ी को कंफ्यूज कर दिया और मेन वक्त पर हर नॉमिनेशन के 2 घंटे पहले उन्होंने अपना कैंडिडेट बदला और वो कैंडिडेट दिया जो ओबीसी से जुड़े थे। अखिलेश ने यह भी चालाकी की कि केवल अपने परिवार के 5 लोगों को ही 5 सीटों पर दिया और बाकी सीटों पर कहीं उन्होंने यादव नहीं उतारा और उन्होंने ऐसे समीकरण बनाए, उन्होंने ऐसे सोशल इंजीनियरिंग की कि कहीं कुशवाहा, कहीं चौहान, कहीं पासी, कहीं निषाद और कहीं साक, इस तरह की उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए, अपने प्रत्याशी बनाए। और उन जिलों में, उन संसदीय क्षेत्रों में जहां कुशवाहा ज़्यादा है तो कुशवाहा, साक के ज़्यादा है तो साक, निषाद है तो निषाद और चौहान है तो चौहान, उनको उन्होंने टिकट दिया। और आलम आपके सामने है, उसका परिणाम आपके सामने है कि नतीजे क्या हुए। तो बीजेपी कैंडिडेट के चयन करने में पूरी तरह से नाकाम रही। बीजेपी ने पुराने उम्मीदवारों पर ही दाव लगाया जो बूढ़े हो चुके थे, वो काम नहीं कर पाए, जिनके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी थी और परिणाम हुआ कि 37 सीटें सपा और 6 सीट कांग्रेस जीत करके आई और आज वो ऐसे उछल रहे हैं जैसे वो सत्ता में हैं और सत्ता बनाने के नज़दीक हैं। लेकिन उनका उछलना लाजमी भी है जिस तरह से गलतियां की है बीजेपी ने। और एक बात और भी रही कि जिस तरह से पहले फेज में बीजेपी के समर्थक घरों से नहीं निकले, उन्होंने वोटिंग नहीं की, उसका भी असर बहुत बड़ा देखा जा रहा है इस चुनाव में। आपको पता होगा कि पहले फेज में 60% मतदान हुआ जो कि 10% कम था, पिछले 2019 से 10% कम था। साफ है और लोग मानने लगे और जो ही पहले फेज का चुनाव हुआ और 10% वोटिंग गिरी, विपक्ष की बांछें खिल गई। विपक्ष समझ गया कि मोदी समर्थक, मोदी वोटर घर से बाहर नहीं निकले हैं और वो सोए 400 पार कर रहे हैं। घर में सो करके एसी के कमरे में और पंखे की हवा में रह करके वो 400 पार कर रहे हैं। और विपक्ष सूंघ गया और विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा था आरक्षण वाला कि हाथ में उठा करके संविधान किताब और राहुल गांधी ने जन जन तक यानी लोगों तक अफवाह फैलाई और वो लोगों तक पहुंचा। और ख़ास करके दलित जिस तरह से गया कांग्रेस के समर्थन में और सपा के समर्थन में, इसको कोई सोच नहीं सकता था। ये कहा जाता था कि यूपी में यादव परिवार सर पर गमछा बांध करके लाठी लेके जाता है और दलितों को धमकाता है। दलितों को इतनी एलर्जी थी यादव परिवार से कि कभी वोट नहीं देते थे। आप याद करिए 2019 को जब मायावती और सपा एक साथ हुए थे तो दलितों का वोट सपा में कन्वर्ट नहीं हुआ था। सपा का वोट जो है, यादवों को वोट मायावती कैंडिडेट को तो मिला, लेकिन मायावती के जो वोटर थे, जो दलित थे, वो समाजवादी को वोट नहीं दिए और इसका परिणाम था कि 10 सीटों पर बीएसपी और 5 सीट पर सपा सिमट गई थी। इससे साफ है कि दलितों ने यादवों को वोट नहीं दिया, यानी सपा के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। लेकिन इस बार पूरी तरह से उलट रहा। नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद राव जीत गया जो दलितों का मसीहा कहता है। वो मायावती के बाद अपने फेस को सामने ला रहा है। ठीक इसी तरह से जहाँ जहाँ सपा जीती है वहाँ झाड़ करके, वहाँ एकजुट होकर के दलितों ने सपा को और कांग्रेस को वोट दिया है। तो दलित पूरी तरह से, मुस्लिम पूरी तरह से और यादव, ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा है जो 2019 में नहीं बैठ पाया। वो इस बार उसकी प्रयोगशाला बनी है। इस बार वो धरातल पर उतरा है और उसने 37 सीटों पर और 6 सीटों पर कांग्रेस की बीजेपी को पूरी तरह साफ कर दिया है और बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर वो कौन सी वजहें थी, कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी को इतना नुकसान हुआ है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इस पर जरूर विचार करेगी और 2029 में फिर एक बार लौटने की कोशिश करेगी, जैसे कि बीजेपी का चरित्र है। आपने देखा होगा कि मैंने दिल्ली में बहुत सारे सर्वे किए, लाखों लोग तक पहुँचे, लाखों लोगों की राय थी। कहीं से नहीं लगता था कि मोदी को बहुमत नहीं मिलेगा। जिसके सामने माइक लगाओ वही बोलता था मोदी मोदी, चाहे वो मजदूर हो, मालिक हो, बहुत बड़े वीआईपी कॉलोनी के व्यक्ति हो, चाहे वो मजदूर वर्ग का हो, चाहे वो मजदूर कॉलोनी का हो, चाहे लेबर इलाके का हो, हर व्यक्ति, मजदूर से लेकर के मालिक तक या मजदूर से लेकर संपन्न व्यक्ति तक केवल मोदी मोदी बोलता था। जिसके सामने माइक ले जाओ, कौन आएगा? मोदी।
देश में छवि और विदेश में छवि की बात की जाती थी, लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ यूपी में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में, वो अध्ययन का विषय है। उस पर अध्ययन होना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए बीजेपी को, कैसे ये हुआ। दूसरा वजह ये रहा कि 400, जिस तरह से मोदी ने 400 पार का नारा दिया, हमने पहले वीडियो में इसका जिक्र किया था, पहले फेज में ही, कि जिस तरह से मोदी ने 400 पार का नारा दिया, वो 400 का नारा जो है बीजेपी के लिए बैक फायर कर गया। आपको याद दिला दूं कि जेटली ने कहा था कभी भी आप अपने काम पर वोट नहीं मांग सकते, काम पर वोट मिलता भी नहीं है, आपको नए मुद्दे सेट करने पड़ेंगे, नई आकांक्षाएं जगानी पड़ेगी, लोगों को जगाना पड़ेगा, उनके सामने मुद्दे बताने पड़ेंगे, तब लोग आपको वोट देते हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी 2017 में हारी, उसके बाद जेटली का यह बयान आया था कि जब आप काम के बल पर के काम दिखा गया कि हमने काम किया है, वोट काम बोलता है। 2017 में सपा का नारा था काम बोलता है। उसी पर अरुण जेटली ने यह टिप्पणी की थी कि काम बोलता है, इस पर आप जाएंगे तो आपको लोग वोट नहीं देंगे, और सपा के हारने का मुख्य कारण था काम बोलता है। वही गलती पीएम मोदी ने कर दी और 400 पार का नारा दिया, मुद्दे नहीं सेट कर पाए कि अगला मुद्दा हम क्या लेकर आएंगे। वो कहते रहे कि हम बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, बहुत बड़ा फैसला करेंगे, लेकिन लोगों को बताया नहीं कि वो फैसला कौन है। और 400 का अंक जो है नंबर, वो बैक फायर कर गया दलितों में, ओबीसी में, कि कहीं ये आरक्षण तो बदलने नहीं आए, जैसा कि दो लोगों ने अपना बयान भी दिया था, जिसमें अरुण गोविल और लल्लू सिंह का नाम है। आप देखते रहिए धारदार न्यूज़। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, टाइम से हम आपके पास आते रहेंगे।